देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं आज धामी कैबिनेट की पहली बैठक होगी। दूसरे कार्यकाल की पहली बैठक आज होगी। पहली कैबिनेट मीटिंग धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में होगी। बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लग सकती है। इस बैठक में मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों के बीच संकल्पों पर चर्चा हो सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऐलान पर गठित हो सकती है कमेटी। कल ही धामी ने ले ली है मुख्यमंत्री पद की शपथ। तो मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों के बीच संकल्पों पर चर्चा हो सकती है और तमाम चीजों को लेकर बातचीत इस बैठक में हो सकती है। आज धामी कैबिनेट की पहली बैठक है, यानी उनके दूसरे कार्यकाल की पहली बैठक आज है और यह कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में यह बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मोहर। बैठक आज होगी। यूपी सरकार, आपको बता दें उत्तराखंड सरकार की माफी चाहेंगे, आपको बता दें धामी की 2.0 की पहली बैठक कैबिनेट में होगी आज और दूसरे कार्यकाल की ये पहली मीटिंग होगी जिसमें आपको बता दें तमाम चीजों पर मोहर लग सकती है। धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में ये बैठक होगी और आपको बता दें ये उनके दूसरे कार्यकाल की पहली बैठक होगी, यानी 2.0 सरकार की, धामी सरकार की ये पहली कैबिनेट बैठक होगी जिसपे कई चीजों पर चर्चा हो सकती है, कई मुद्दों पर चर्चा होगी और कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर इसमें मोहर लग सकती है। दूसरे कार्यकाल की ये पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। आपको बता दें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगा सकती है धामी कैबिनेट। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऐलान पर भी मंथन होगा और इस पर भी निर्णय लिया जा सकता है। कल ही धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, आपको बता दें, और दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक होगी। तो दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मोहर। दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों के बीच संकल्पों पर चर्चा होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऐलान पर गठित हो सकती है कमेटी। कल ही धामी ने ली है मुख्यमंत्री पद की शपथ। आपको बता दें पहली बैठक अब वो करने जा रहे हैं। आज वो पहली बैठक करने जा रहे हैं, यानी कल शपथ ली है और आज कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लग सकती है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रोहित, जिस तरह से आज पहली बैठक होने जा रही है दूसरी कैबिनेट की, यानी दूसरे कार्यकाल की धामी सरकार की ये पहली बैठक आज होने जा रही है, कई अहम चीजों पर मोहर लग सकती है, कई मुद्दों पर बातचीत होगी और कई चीजों को लेकर आज फाइनली आगे बढ़ सकते हैं धामी कैबिनेट। क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए किसी भी सरकार के नए गठन के बाद जो है पहली कैबिनेट होती है जिसमें सभी मंत्रिमंडल शामिल होते हैं और तमाम चर्चाएं की जाती है, खासकर राज्य के विकास को लेकर के। इसी तरह में बात करें तो कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जो है 8 विधायकों ने मंत्रिमंडल पद की शपथ ली है और ऐसे में आज शाम 4:30 बजे सचिवालय में जो है मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला लगातार चर्चाओं में है और इस पर जो है कैबिनेट की सहमति के बाद जो है एक कमेटी का गठन किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी उम्मीद ये की जा रही है कि इसके अलावा क्या कुछ और विकास कार्य के चर्चाएं होती है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो सबसे अहम मुद्दा रहने वाला है आज की कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही रहने वाला है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि वो सत्ता में आने के बाद, यानी भाजपा की सरकार में आने के बाद ही जो है सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे और ऐसे में राज्य सरकार अब सत्ता में आ गई है और पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है, तो ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर स्थिति आज स्पष्ट हो जाएगी। और फिलहाल जो चर्चा है कि इसमें जो एक कमेटी गठित की जाएगी, उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, रिपोर्ट सौंपने के बाद ड्राफ्ट तैयार होगा और फिर उसको केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी अटकल लगाई जा रही है क्योंकि चर्चा यह आती है कि जब पहले भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला सामने आया तो उस दौरान ही जो है अधिकारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की कवायद में जुड़ गए थे, ड्राफ्ट करने की कवायद में जुड़ गए थे, इस बात पहले ही निर्देश दिए जा चुके थे। तो ऐसे में अब आज शाम 4:30 बजे का इंतजार है जब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। बिल्कुल, तो कई चीजों का इंतजार है लेकिन कई महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में लिए जा सकते हैं और उनकी तत्परता, उनकी एक्टिवनेस और उनका एक्शन, इसी से अनुमान लगाया जा सकता है। यानी धामी सरकार कल बनी, यानी कल शपथ ग्रहण हुआ और आज कैबिनेट की बैठक, अब वो काफी एक्टिव है क्योंकि लगातार पिछली सरकार में जो वो उनका कार्यकाल रहा, लेकिन कुछ महीनों का ही रहा, लेकिन उसमें भी वो एक्टिव थे। लेकिन अब ज्यादा जिम्मेदारी जनता ने उन पर दिखाई, केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर दिखाई, तो अब पूरे एक्शन के साथ वो एक बार फिर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और आज कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं। रोहित,
बिल्कुल, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है क्योंकि जस्ट देखें तो पुष्कर सिंह धामी के यानी से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही चर्चा थी कि कल देर शाम ही बैठक हो सकती है, लेकिन तमाम नेता यहाँ मौजूद थे, तमाम मुख्यमंत्री मौजूद थे, उनको हरिद्वार भी जाना था, जिसके चलते जो है कैबिनेट बैठक कल नहीं हो पाई। इसके चलते आज कैबिनेट बैठक बुलाई गई है 4:30 बजे और कुल मिलाकर देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है क्योंकि जो इन कार्यकाल के दौरान की अब सरकार की नई गठन हुई है, तो नए तरीके से कामकाज को आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। तो ऐसे में कोशिश यह रहेगी धामी सरकार की कि नए तरीके से अब नए सिरे से अगले 5 साल को रोड मैप बनाते हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है। इसको लेकर के भी लगातार कोशिश की जा रही है। लिहाजा जो तमाम के नए कैबिनेट मंत्रियां हैं उनको भी कामकाज समझाना होगा, उनसे भी मुलाकात करनी है। तो इन सब चीजों को लेकर के मुलाकात का दौर भी रहेगा। कैबिनेट बैठक के दौरान तमाम चर्चाएं भी की जानी है। इसके अलावा खासकर विभागों को लेकर के भी बातचीत हो सकती है कैबिनेट की बैठक में कि किसको क्या दायित्व, किसको क्या पसंद है, कौन से विभाग पसंद है, उनको वो मंत्रालय दिया जा सकता है। तो फिलहाल कैबिनेट बैठक काफी महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन जो चर्चाएं हैं कि विकास कार्य के जो आगामी रोड मैप होंगे, इसी में चर्चा किया जाएगा कि आगे हमें क्या कुछ करना है, किस तरीके से जो केंद्र सरकार की यूनिफॉर्म सिविल योजनाएं हैं, कोड के राज्य ऐलान सरकार पर की गठित हो योजनाएं सकती रही है हैं। कमेटी। इसके अलावा कई चीजों को लेकर, जिस तरह से रोहित बता रहे हैं कि कई चीजों को लेकर मंथन हो सकता है, फैसले लिए जा सकते हैं, साफ तौर पर विभागों के बंटवारे पर भी चर्चा हो सकती है। चलिए रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं उत्तराखंड बीजेपी के भीतर उठने लगे हैं बगावत के सुर। मंत्रिमंडल में 8 नए मंत्री शामिल होने के बाद नाराजगी। डीडी हॉट से वरिष्ठ विधायक बिशन सिंह चुफाल नाराज हैं। 6वीं बार विधायक बने हैं बिशन सिंह चुफाल। विधायक बंशीधर भगत भी मंत्रिमंडल से खुश नहीं है। कालाडूंगी क्षेत्र से 7वीं बार विधायक बने हैं बंशीधर भगत। तो डीडी हाट से 6वीं बार विधायक बने हैं बिशन सिंह चुफाल और विधायक बंशीधर भगत भी मंत्रिमंडल से नाराज हैं, तो जिसको लेकर लगातार नाराजगी जाहिर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के भीतर अब बगावती सुर भी उठने लगे हैं। तो उत्तराखंड बीजेपी के भीतर उठने लगे बगावत के सुर। रोहित हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रोहित, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से बगावती सुर भी अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी दिखाई देने लगे हैं। आपको बता दें जिस तरह से बिशन सिंह चौफाल और बंशीधर भगत बताया जा रहा है मंत्रिमंडल से नाराज हैं, क्या जानकारी उसको लेकर? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो कल 23 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ जो है 8 विधायकों ने मंत्रिमंडल पद की शपथ ली है। तो इसमें जो चेहरों की अगर हम बात करें तो कुछ चेहरे ऐसे रहे हैं जो धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उन्हीं को रिपीट किया गया। तो कुछ नए चेहरे भी हैं जिनको इस बार कैबिनेट में शामिल किया गया है। नए चेहरों में बात करें तो सबसे पहला नंबर प्रेमचंद अग्रवाल है, सौरभ बहुगुणा है और इसके अलावा चंद्र रामदास जी हैं। तो इनको नए चेहरे को शामिल करने के बाद जो है बगावती सुर इस वजह से भी बुलंद होने लगे हैं क्योंकि जो इस विधायक, अगर हम बिशन चुफाल की बात करें तो 6 बार के लगातार जीते हुए विधायक, सबसे सीनियर विधायक हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तमाम जिम्मेदारियां भी उन्होंने संगठन में संभाली है। उसके अलावा अगर हम बंशीधर भगत की बात करें तो 7 बार के विधायक हैं, उन्होंने वह भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, तमाम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे में इन दोनों नेताओं की नाराजगी इस बात को लेकर के है कि नए चेहरे को तो तवज्जो दिया गया, लेकिन जो संगठन के साथ पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं, कई बार के विधायक हैं, उनको तवज्जो नहीं दिया गया है। यही वजह है कि बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि वो जल्द ही इस मामले को लेकर के आलाकमान से बातचीत भी करें। हमारी कुछ देर पहले ही बिशन सिंह चुफाल से भी बात हुई है, हालांकि उन्होंने कैमरे पर जो इसका मना कर दिया कि वो नाराज नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि कार्यकर्ता काफी नाराज नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कार्यकर्ताओं के लिए वह आलाकमान से बहुत बातचीत करेंगे। उनका यह भी कहना था कि इस तरीके से चर्चा भले ही कैमरे पर आने के लिए साफ इनकार कर दिया हो, लेकिन अंतर्कलह शुरू हो गई है इस मंत्रिमंडल को लेकर भी। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुट जरूर रहे नेता भारतीय जनता पार्टी के भी। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम बात करें तमाम नेता ऐसे हैं क्योंकि फिलहाल अभी 3 मंत्रिमंडल पद खाली हैं जिनको भी भरा जाना है। और ऐसे में बात करें तो बिशन चुफाल, अरविंद पांडे का भी नाम चर्चाओं में आ गया है और बंशीधर भगत, 3 नेता जो फिलहाल नाराज बताए जा रहे हैं। क्योंकि नाराज बताने की मुख्य वजह यही है क्योंकि ये तीनों नेता पहले ही कई दायित्व संभाल चुके हैं और लगभग इनमें से सभी नेता आरएसएस बैकग्राउंड से भी हैं और कई बार के विधायक भी हैं। तो ऐसे में इनकी नाराजगी भी जाहिर है क्योंकि पहले से देखें तो लगातार विधायक होने के बाद भी कभी वरिष्ठ नेता भी हैं। तो ऐसे में पहले पार्टी को चाहिए था कि जो वरिष्ठ नेता हैं, जो काफी सीनियर है, उनको तवज्जो मिलना चाहिए था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखा गया। इस बार यही देखा गया कि कुछ वरिष्ठ विधायक थे उनको तो ले लिया गया, लेकिन जो नए चेहरे थे उनको शामिल करने की वजह से ही तमाम नेता नाराज चल रहे हैं। हालांकि इनको संतुष्टि इस बात की भी है कि अभी फिलहाल 3 पद खाली है तो इनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन ये तो देखने वाली बात है इनको जिम्मेदारी मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन अभी से ही जो है ये कहीं ना कहीं अंदर से घुटते हुए
नजर आ रहे हैं। बिशन सिंह चुफाल जो पहला ऐसा नेता है जिन्होंने अपने दर्द को बयां किया है किसी भी वजह से, लेकिन किया दर्द बयां। वहीं बंशीधर भगत और अरविंद पांडे भी कुछ साफ कहने हुए कतरा रहे बिल्कुल, हैं। तो कहीं ना कुल कहीं मिलाकर के अंतर नेताओं का कले जो है अंदर अंदर ही चल रही है और बाहर भी जल्द निकल कर आएगी मंत्रिमंडल को लेकर। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। विधानसभा अध्यक्ष के लिए आज हो सकता है नामांकन। प्रदेश की पहली महिला स्पीकर बन सकती हैं रितु खंडूरी। रितु खंडूरी आज कर सकती हैं अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी ने 2 विधायकों के नाम किए हैं प्रस्तावित। विधायक खजान दास का नाम भी अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी यह बड़ी खबर है। विधानसभा अध्यक्ष के लिए आज हो सकता है नामांकन। तो विधानसभा अध्यक्ष के लिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, नामांकन हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष के लिए आज नामांकन में रितु खंडूरी का नाम भी चर्चाओं में। रोहित लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। रोहित, आपके पास आएंगे। जिस तरह से रितु खंडूरी का नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए चर्चाओं में है और दूसरा नाम खजान सिंह का भी चर्चाओं में है, क्या जानकारी उसको लेकर ग्राउंड पर किस तरह की हवा? बिल्कुल, देखिए अब यह जो खबर है या इसकी पुष्टि हो गई है। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है। हाल ही में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही उनसे बात हुई। मदन कौशिक जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आज शाम 5 बजे जो है रितु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन भरेंगी। इसके अतिरिक्त बात करें तो जो खजान दास हैं राजपुर से विधायक हैं, इससे पहले भी वहां मंत्री रह चुके हैं, तो वो जो है उपाध्यक्ष के लिए नामांकन बनेंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति स्पष्ट हो गई है और उत्तराखंड राज्य के इतिहास में पहली महिला जो है विधानसभा स्पीकर बनने जा रही है, यानी कि उत्तराखंड को पहली महिला स्पीकर मिलने जा रही है। इसके अलावा उपाध्यक्ष के रूप में जो है खजान दास मिलेंगे। तो फिलहाल इस पे बादल के हट चुके हैं और शाम 5 दिन नामांकन भरा जाना है। इसको लेकर के तैयारियां विधानसभा की ओर से तेज कर दी गई हैं और जल्द ही यानी कि अगले कुछ दिनों में ही जो वो इस पद की शपथ भी ले लेंगी। तो फिलहाल अब इसकी पुष्टि हो चुकी है कि रितु खंडूरी ही अब उत्तराखंड की नई स्पीकर होंगी और पहली महिला स्पीकर होंगी उत्तराखंड के इतिहास में। तो इसमें अब कोई संशय बरकरार नहीं रहा। प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। जी, इससे पहले चर्चा यह भी थी कि मुख्यमंत्री भी बन सकती है रितु खंडूरी। रोहित, बिल्कुल इसी चर्चा चल रही थी। मुख्यमंत्री के नाम और काफी दावेदार बताया जा रहा था कि रितु खंडूरी अगर मुख्यमंत्री बनती तो उत्तराखंड की पहली मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन की समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, तमाम पुष्कर सिंह धामी के कार्य को देखते हुए भाजपा आलाकमान ने जो है यह निर्णय लिया कि उनको दोबारा मुख्यमंत्री बना, क्योंकि 2024 को लेकर के भी भाजपा संगठन चल रही है, क्योंकि 2024 भी उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। लोकसभा का चुनाव होना, ऐसे में उत्तराखंड की 5 सीटों पर दोबारा से काबिज होना भाजपा चाहती। यही वजह है कि तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त बात करें तो रितु खंडूरी के नाम तमाम चर्चाओं में, बीसी खंडूरी की बेटी भी हैं, 2 बार की विधायक भी रह चुके हैं। तो ऐसे में अब जो सामने निकल करके आया कि अब वो नाराज ना हो, बीसी खंडूरी नाराज ना हो, इसको लेकर के भी जो कोशिश की गई है उसको विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाए। और इस बाबत जो है लगभग फाइनल भी हो गया कि वही पहली महिला विधानसभा स्पीकर होंगी। और बिल्कुल, तो अब ये साफ हो गया है और इंडिया न्यूज पर रोहित आपने साफ कर दिया है कि अब उनको विधानसभा अध्यक्ष के लिए पर्चा भरवाया जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं उत्तराखंड प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद फिर से पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश का मुखिया घोषित किया गया। तो वहीं प्रदेश में बीजेपी की पहले सरकार बनने के पहले दिन ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल चुनाव के बाद पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलोर क्षेत्र के उद्दलखेड़ी में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह से महंगाई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बढ़ती कांग्रेस को लेकर महंगाई प्रदर्शन, तो बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है महंगाई को लेकर और सरकार बनने के अगले दिन ही उन्होंने ये महंगाई के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी, यानी विरोध करना सरकार का शुरू कर दिया है। देख सकते हैं आप, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं जो विरोध कर रहे हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई से परेशान है आम जन, आम लोग इससे काफी त्रस्त हैं और इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ने पर विरोध प्रदर्शन किया है। हाथ में सिलेंडर लेकर, सिलेंडर उठाकर, कांधे पर सिलेंडर रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो महंगाई के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का, तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर।
ये भाजपा सरकार ने एकदम आज ही जैसी शपथ लिया, आज ही अपने इन्होंने जो इनका असली चेहरा है वो दिखाना शुरू कर दिया है। महंगाई आज से ही इन्होंने पे लगाम कर दी है। 50 रुपये आज ही रसोई के गैस सिलेंडर पर बढ़ाए हैं। रसोई की मार पहले ही पड़ रही थी। वो प्रदेश में रोजगार है नहीं, लोगों के पास पैसा है नहीं, और इन्होंने एकदम जो है शपथ लेते ही पहला काम जो है प्रदेश में महंगाई लाने का किया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने का किया है, जबकि कांग्रेस सरकार ने वादा किया था जनता से कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी उस दिन 1000 रुपये का सिलेंडर 500 में होगा, और इन लोगों ने क्या किया, 1000 रुपये का सिलेंडर 1050 रुपये में करने का काम किया है। सब जनता सड़कों पर आएगी और पुरजोर तरीके से इस भाजपा सरकार का विरोध किया जाएगा। सितारगंज में नगरपालिका ने दुकानदारों को बांटे डस्टबिन। नगरपालिका के अध्यक्ष हरीश दुबे और अधिशासी अधिकारी प्रियंका आर्या ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर में घूम घूमकर संयुक्त रूप से दुकानदारों को डस्टबिन बांटे। साथ ही सभी दुकानदारों से दुकान के कचरे को खुले में ना फेंककर डस्टबिन में डालने की अपील भी की है। तो नगर पालिका ने दुकानदारों को ये डस्टबिन दिए ताकि वो अपनी दुकान का सामान डस्टबिन में ही डालें, ताकि इधर उधर ना डालें, जिससे कचरा ना फैले, गंदगी ना फैले, बीमारियां ना हो। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये डस्टबिन बांटे गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये डस्टबिन दुकान वालों को दिए गए हैं, रेडी वालों को भी दिए गए हैं। दुकानदारों को जो है डस्टबिन बांट रहे हैं आज अपने नगरपालिका स्वच्छ भारत मिशन की ओर से। और हम सबसे निवेदन भी यही करते हैं कि सभी लोग कूड़ा इधर उधर जमीनों पर ना फेंक के कूड़ेदान में ही फेंकें। हमारी गाड़ियां आप देखिए सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, तीनों टाइम आ रही हैं। आप कूड़ेदान में जो कूड़ा है हमारी गाड़ियों में डालें और सूखा और गीले कूड़े को अलग अलग रखें ताकि उसको छांटने में परेशानी हमको ना आए, और इस तरीके से स्वच्छ भारत और स्वच्छ सितारगंज बनाने में हम लोगों की मदद करें। पॉलीथीन अभियान तो लगातार आप देखिए शासन द्वारा लगातार डंडा हो रहा है और सरकार द्वारा लगातार डंडा हो रहा है कि जो है कि पॉलीथीन मुक्त करा दिया जाए पूरे उत्तराखंड को। इसको लेकर जो है लगातार मुहिम चली रही है, आप देख ही रहे हैं। और अधिकांश व्यापारियों ने जो है कि उस पर मैं देख रहा हूँ सुधार भी लाए हैं, और व्यापारियों के पास अब इस तरीके की पॉलीथीन और पन्नी अब नहीं दिखाई दे रही है। जिन लोगों के पास है मैं उनसे निवेदन करता हूँ इसको सितारगंज को पॉलीथीन मुक्त कराने में हमारा सहयोग करें। और बड़कोट उत्तरकाशी जिले के यमुना घाटी के सड़े गले और पॉलिश मुक्त चावलों की सप्लाई की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। देहरादून के आए अधिकारियों ने 4 ट्रकों से नमूने लेकर टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं। कल गोदाम पर खराब चावल होने की शिकायत मिलने पर एसडीएम ने जांच करवाकर सैंपलिंग की और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सैंपलिंग करने के लिए बुलवाया गया। एसडीएम शालिनी नेगी ने बताया कि सैंपलिंग कर लैब को भिजवाया जा रहा है। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात अल्मोड़ा शहर का मुख्य आकर्षक पटाल बाजार और पुरानी शैली में निर्मित भवनों को पुराने स्वरूप में पुनः स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए जिलाधिकारी वंदना द्वारा पुराने कलेक्ट्रेट भवन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और व्यापार संघ के प्रतिनिधियों और विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में विचार विमर्श करते हुए निर्णय लिया गया। पटाल बाजार को पूर्व स्वरूप में स्थापित करने के साथ ही पुरानी शैली में जो भवन निर्मित हैं उनका जीर्णोद्धार के साथ ही जो भवन आधुनिक रूप में निर्मित हो गए हैं उन्हें उसकी पुरानी शैली में लाया जाने हेतु संबंधित भवन स्वामियों की सहमति लेते हुए उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधि व्यापार मंडल के लोगों के साथ बाजार का निरीक्षण किया और 15 दिन अप्रैल तक प्रस्ताव भी मांगा। उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी फिर से सत्ता में वापस लौट आई और एक बार फिर सूबे की कमान पुष्कर सिंह धामी को ही सौंपी गई। पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद मंगलोर कस्बे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही बीजेपी ने प्रदेश में चुनाव जीता है, जिनके चलते प्रदेश की कमान धामी पर ही सौंपी गई है। धामी को पुनः मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है।
तो धामी को दोबारा सीएम बनने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग और समर्थक मिठाइयां बांट रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ इस खुशी का इजहार कर रहे हैं। आने जाने वाले लोगों को मिठाइयां बांट रहे हैं, हलवा बांट रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है भारी उत्साह, और इस उत्साह के साथ वो बीजेपी का पट्टा गले में डालकर सभी को मिठाई खिला रहे हैं और इस खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है भारी उत्साह, और उत्साह है सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार रिपीट की है और इसी खुशी के लिए वो एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। आज उत्तराखंड के लिए बहुत शुभ दिन है। आज हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के लिए शपथ ली है, उसके खुशी के इजहार। क्षेत्र में विकास हो, अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचे, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम काम करेंगे। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, 3 बिंदुओं पर हमारी सरकार मुख्य रूप से फोकस करेगी और पारदर्शी सरकार हमारी हर संभव लोगों की मदद करे, पारदर्शिता के साथ काम करे, उस पर हमारा विशेष जोर रहेगा। एक रिपोर्ट को लेकर सर आपने पहली बैठक में कहा था कि करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।